तो तमाम आशंकाओं के बावजूद बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में तीसरे मुख्यमंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान पारस पत्थर साबित हुए। साधारण कदकाठी, सहज और सरल व्यवहार और भाषणों के उच्चारणों का निपट देशी अंदाज शिवराज को प्रदेश के लोगों से जोड़ता चला गया। मुख्यमंत्री का ग्लैमर जैसा शिवराज में कुछ भी नहीं था। लोगों को लगता कि उनके ही बीच का कोई आदमी बन गया है मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम राजनीति के राज, प्रकाश भटनागर के साथ यानी मेरे साथ। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पास था एक सुनहरी मौका। 8 दिसंबर 2003 से लेकर 29 नवंबर 2005 के बीच बीजेपी सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री बन चुके थे शिवराज। उमा भारती और बाबूलाल गौर कुल जमा 722 दिन ही शासन कर पाए। मीडिया में शिवराज की ताजपोशी जितनी ही प्रमुखता से यह खबर भी छपी और दिखाई जा रही थी कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता सुंदरी के साथ 7 फेरे ले पाना कभी भी मुमकिन नहीं रहा, और ऐसा ही होता दिख रहा था एक बार फिर। बात में दम भी था। इससे पहले तक कभी भी बीजेपी राज्य में 5 साल तक का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। इस बार भी उसकी नैया हिचकोले लेती ही दिखाई दे रही थी। शिवराज के लिए माना जा रहा था कि वह भी उमा और गौर की तरह राजनीति के इस मुशायरे में पल दो पल के शायर ही साबित होंगे, लेकिन समय अपना हिसाब पहले ही तय कर चुका था। शिवराज ने न सिर्फ शेष 3 साल सरकार चलाई, बल्कि उसके बाद 2008 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने बीजेपी को धमाकेदार जीत दिलाकर इतिहास के सारे पांसे पलट दिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में हो गया था एक नया करिश्मा, जो कांग्रेस कभी सत्ता से 5 साल भी दूर नहीं रही, उसके लिए जनादेश आ गया था। 5 साल के लिए फिर से विपक्ष में बैठने का। अब तो भाजपा और सत्ता प्रदेश में एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। शिवराज को पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दूसरा कार्यकाल मिल गया था आसानी से। पहली बार ऐसा हो गया था कि एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री लगातार 3 साल सत्ता पर काबिज रहा, बल्कि अगले 5 साल के लिए खुद और पार्टी दोनों के लिए जनादेश पाने में सफल हो गया। अपना कार्यकाल आरंभ करते समय शिवराज सुंदरलाल पटवा या कैलाश जोशी जैसे अपने पूर्ववर्तियों वाले कठिन राजनीतिक अनुभवों से लैस नहीं थे, न ही पार्टी के उस समय के तमाम दिग्गजों के जैसे घुटे हुए राजनेता की छवि उनके साथ थी। तो फिर ये पड़ताल बहुत जरूरी हो जाती है कि शिवराज किस तरह राज्य में बीजेपी के लिए किसी पारस पत्थर की तरह चमत्कारी साबित हो गए। ऐसी राजनीतिक स्थिरता इस प्रदेश में भाजपा के लिए इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। बारीकी से देखें तो ये मिले जुले फैक्टर्स का असर था। बहुत पीछे न जाएं, तब भी अतीत की भूलों से लेकर वर्तमान के सुधारों तक के कई किस्से बीजेपी सहित शिवराज के पक्ष में माहौल बनाते चले गए। उमा भारती भयानक रूप से अस्थिर चित्त हैं। भावुकता की इतनी अधिकता कि जरा में उनका मिजाज बदल जाता है। यही स्वभाव उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदला। दिग्विजय सिंह को सत्ता से हटाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपना चिरस्थायी अधिकार होने जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसका अंततः खुद उमा को ही नुकसान हुआ। बाबूलाल गौर अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन उनकी ताजपोशी के पीछे उमा का आशीर्वाद होने के फैक्टर के अलावा उन्हें एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस पद पर लाया गया था। लिहाजा तय था कि वे बीजेपी सरकार के 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी 2 बार सत्ता हासिल हुई थी। यदि हम 1967 में जब सभी सरकार बनी थी उस तब की सरकार देखें, जो जनता पार्टी उस समय भारतीय जनता पार्टी उस समय जनता पार्टी के तौर पर थी, और उसके बाद फिर जब भारतीय जनता पार्टी के तौर पर सुंदरलाल पटवा वाली जो सरकार थी जिसमें 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, उससे आकलन करें। या फिर आगे चलें तो जब उमा भारती ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में दिलाई थी, उसके बाद भी 3 मुख्यमंत्री पहले रिजिम में बने और बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया।
तो यदि हम सबको देखें यदि पहले से, तो ये जरूर बिल्कुल साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि हम कहें मध्य प्रदेश के लिहाज से, तो शिवराज सिंह चौहान बहुत लकी साबित हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान का भाग्य था या भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवराज सिंह चौहान मिलने के बाद कुछ ऐसे समीकरण बने कि भारतीय जनता पार्टी फिर उसके बाद लगातार 3 टर्म मध्य प्रदेश में सरकार में रही। पिछले चुनाव में जरूर कुछ सीटों के फासले से वो सत्ता में हासिल आने से चूक गए थे, लेकिन उसके बाद अब देखिए कि सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फिर मौका मिला सरकार में आने का और चौथी बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं। तो यदि हम आकलन करें तो पहली बार ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बाद एक बार फिर उसको अवसर मिला। तो इस पूरे परिदृश्य को यदि गंभीरता से देखते हैं तो इसके पीछे जो कारण नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का अपने संगठन की क्षमताएं, उसकी संगठनात्मक व्यवस्था रचना जो है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है शिवराज सिंह चौहान। वो एक ऐसा चेहरा जो प्रदेश के हर आम आदमी को अपना सा लगता है, वो एक ऐसा चेहरा जो बच्चों को अपने मामा के रूप में दिखता है, वो एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जो महिलाओं को अपने भाई के तौर पर दिखते हैं, वो एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आया शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के हर वर्ग की उम्मीदों को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। ये व्यक्ति है तो इसका फायदा उनको मिलेगा, और शिवराज सिंह चौहान ने ये साबित भी किया अपने जो यदि हम कहें कि 13 साल का जो उनका पहला कार्यकाल था उसको देखें, महिलाओं के लिए वो तरह तरह की योजनाएं लाए, बच्चियों के लिए एक अच्छी योजना लाडली लक्ष्मी योजना लाए जिसको कि पूरे देश में अपनाया गया, कुपोषण से लड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह के उपाय प्रदेश में किए, किसानों की बेहतरी के लिए कई घोषणाएं की, उनको बोनस राशि का वितरण करने का एक काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। एजुकेशन की बात करें तो प्रदेश में मध्य प्रदेश में यदि शिवराज सिंह चौहान के पहले की मेडिकल कॉलेज देखें तो बहुत सीमित संख्या में 4 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में थे। अब मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेजों की प्रचुरता है मध्य प्रदेश में। इंजीनियरिंग कॉलेज की ये स्थिति है प्रदेश में कि कई कॉलेजों में सीटें खाली रह रही हैं। तो एजुकेशन के स्तर पर भी देखें तो वहाँ पर भी गुणात्मक सुधार हुआ है। प्रदेश के औसत विकास की दृष्टि से देखें तो यदि हम कहें कि सिंचाई का रकबा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है दिग्विजय सिंह सरकार की तुलना में, तो इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जिजीविषा, उनकी जो इच्छा शक्ति है उसका एक बहुत बड़ा योगदान इसमें पूरे जो मध्य प्रदेश में जो परिदृश्य बदला है भाजपा के लिए उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसने भी निभाई है। और इसके पीछे भाजपा को साथ लेकर उनके जो तकनीक थी शिवराज सिंह चौहान की कि संगठन की शक्ति के साथ वो आगे बढ़ते रहे, तो उसका बहुत बड़ा योगदान है। यदि इस पैमाने पर उमा भारती को देखते हैं तो उमा भारती वो चेहरा थी जिसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल के बाद सत्ता दिलाई थी, लेकिन वो 8 महीने से ज़्यादा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। बाबूलाल गौर बहुत अच्छे प्रशासक साबित हुए, लेकिन गौर साहब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए क्योंकि गौर की एक मजबूरी ये थी कि वो एक उम्रदराज नेता थे, वो भोपाल से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे। वल्लभ भवन में बैठकर प्रशासन वो अच्छा चला सकते थे भोपाल में बैठकर, लेकिन वो एक जननेता की जो छवि थी जो शिवराज सिंह चौहान ने गढ़ी या जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर प्रदेश में बनी, उस पैमाने पर बाबूलाल गौर भी खरे उतरते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बिल्कुल एक तरीके से स्थापित हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही। मगर शिवराज बहुत अलग निकले। वे बीजेपी के साथ संघ को भी पसंद थे। यह बात तो उमा भारती के साथ भी थी, लेकिन इंसान इंसान का फर्क होता है। उमा संघ से भी उलझने में नहीं चुकी और शिवराज ने ऐसी गलती करने की कभी शायद ही कल्पना भी की हो। ये तो हुआ अपने संगठन और कार्यकर्ता नेताओं को साधने का मामला। अब आवाम की बात करें तो शिवराज ने वल्लभ भवन की लक्ष्मण रेखा को लगातार पार किया। राज्य के लगातार सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से परे अपने और जनता के बीच की दूरी को वे लगातार कम करते रहे। यदि शिवराज के पिछले 3 कार्यकाल और वर्तमान के 6 महीनों का मिनट दर मिनट हिसाब किया जाए तो निश्चित ही पाएंगे कि शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास, मंत्रालय और भाजपा मुख्यालय से अधिक समय राज्य की जनता के बीच बिताया। इस कोरोना काल में यह पहला मौका कहा जा सकता है जब शिवराज ने वल्लभ भवन में बैठकर खुद को लोगों से वर्चुअल तरीके से जोड़े रखा, और अब तो वे रोज फिर जनता के बीच जा ही रहे हैं। खास बात यह भी है कि शिवराज कुर्सी पर बैठने के बाद से ही जनता के बीच प्रोटोकॉल के प्रपंच से कोसों दूर रहे। जनता के बीच वे बड़ी सहजता से घुल मिल जाते हैं। भीड़ भाड़ चाहे जितना हो,
और मौका भी चाहे कोई हो। शिवराज पर उनकी प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर भी सवालिया निशान रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि वे चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति से काम करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। शिवराज के बारे में यह कहना गलत होगा कि वे टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। इससे उलट तो कई बार यह भी लगता है कि कुछ मामलों में वे जिद की हद तक स्टैंड लेते हैं, लेकिन टकराव मोल लेना उनकी आदत नहीं है। शिवराज चांदी सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, वे ग्रामीण संस्कृति में पले बढ़े और इस लिहाज से सौम्यता उनके आक्रमण में भी झलकती है और आक्रमण उतना तीखा नहीं दिखाई पड़ता। इस समय जैसे हाव भाव हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के देख रहे हैं, शिवराज इससे अभी भी उलट ही है। शिवराज राज्य की गलियों को हर चुनाव में इस तरह नापते चले गए कि उनके लिए गढ़ा गया संबोधन, पांव पांव वाले भैया का संबोधन, राजनीतिक होने के बावजूद हकीकत में शिवराज की पहचान बन गया। इसके साथ ही चौहान ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपनी योजनाओं में महिला वर्ग को हमेशा ही प्रधानता दी। लाडली लक्ष्मी से लेकर जननी सुरक्षा जैसे कार्यक्रम इस राज्य की आधी आबादी को लगभग पूरी तरह शिवराज का मुरीद बनाने वाले जतन साबित हुए। महिलाओं के लिए तो शिवराज चौहान ने करा, बहुत सुविधा करी उनने। ये तो मानना पड़ेगा कि जो लड़कियों बाप माँ मार देते थे उनको बचाना शिवराज चौहान ने करा है। औरत के मामले में बहुत अच्छे हैं वो, और उनके बरोबर कोई है ही नहीं और कभी आएगा भी नहीं उनके बरोबर, इतने अच्छे हैं वो। शिवराज सिंह चौहान को। क्यों? क्योंकि मुझे तो वही पसंद है और मेरे को उनके कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम किए उन्होंने और बच्चियों के लिए बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। हमेशा पढ़ाने के लिए और स्कूलों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं, और जो बच्चा अगर पिछड़ रहा है तो उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं वो। हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान जी मेरे तो पसंदीदा मुख्यमंत्री जी। किसान पर भी उनका मुख्य फोकस था ही। शिवराज ने पहले खुद को किसान का बेटा कहा, फिर अन्नदाता के हित में अनेक हिट योजनाएं दी और उनके जरिए राज्य के देहाती इलाकों में भी शिवराज की अलग पहचान बन गई। शिवराज को ही देना। क्यों देना है? उनने वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अभी तक भी किया और कर भी रहे हैं। हाँ, यही है कि इस है नहीं, ये अच्छा कर रहे हैं। शिवराज के देंगे, उन्होंने तो बहुत फायदा किया, पहले भी बहुत दिए, इस कमलनाथ आने में उल्टा हो गया हमारा। शिवराज सिंह को ही देंगे साहब, क्योंकि सब वही कर्जा माफ करता है, वही देता है। गेहूं भी के सब बेचारे गरीब गुरबा को वही देता है, रुपये किलो में 0% ब्याज भी सोसाइटी का उन्होंने ही करवाया है। ये तो कमलनाथ जी ने तो वायदा किया कि 7 दिन के 10 दिन के अंदर आपके 2 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। आज तक 2 लाख तो ठीक है, 2 रुपये माफ नहीं हुए, तो उसको वोट दे क्या करेंगे हम। शिवराज का ये अभी हमारा 48,000 रुपया है बीमा का, तो उनने डाला इसका। हाँ, शिवराज सिंह को कुछ वही करेगा जो करेगा, तो पहना भी करता था वही करेगा। शिवराज साहब, गेहूँ मिलते हैं 2 रुपये किलो में, हमको गेहूँ देता है रुपये किलो में। शिवराज ने पहले भी किसानों के काम हित में काम अच्छे किए और अभी भी अच्छे कर रहे हैं किसानों के हित में, इसलिए शिवराज काम अच्छा है ना। शिवराज ने जो काम किया था उससे हमको लाभ भी मिला, रोड वगैरह में भी गति आई। जो शिवराज अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ में है। शिवराज सिंह जी को अच्छे आदमी, अच्छे काम कर रहे हैं सबका। शिवराज को काम अच्छा ही ना है, शिवराज ना। शिवराज को अभी जैसे बीमा मंजूर करवा दिया है, कमलनाथ ने पैसे नहीं डलवाए थे बीमे के, अभी शिवराज ने डलवाए है ना, वो डलवा के फिर अभी सबका बीमा माफ हो गया। शिवराज सिंह चौहान सर, उसने जैसे प्याज अपने 2-3 रुपये किलो चल रहे थे, उसने 8 रुपये भावांतर दिए, 400-800 रुपये लहसन में भावांतर दिया। उसने हर तरह का फायदा शिवराज ने दिया, जैसे बीमा होन भी पहले भी डाले थे उसने 2 लाख रुपए का। शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि पहले कांग्रेस चुनाव जीती थी, वादा किया था, मैं खुद कांग्रेस पार्टी में था, तो उन्होंने हमको समूह गरीबों के समूह माप के लिए फार्म दिए थे कि आप घर घर जाकर फार्म भरिए, इनका समूह माप होगा। किसी का भी समूह माप नहीं हुआ। 10 दिन का वादा किया था, 10 दिन में कर्जा माप होगा, 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। कोई कर्ज भी माप नहीं हुआ, 11वें दिन मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, वो तो सिंधिया जी ने और जनता ने खुद ही मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। मैं शिवराज को देखता हूँ, उसका काम कार्यशैली अच्छी है, कहते वो करते, झूठा आश्वासन नहीं माफ होगा तो नहीं होगा, मतलब किया वो करा। हमारा अनाज भी व्यवस्थित रूप से तुला, उसके दाम भी मिले, उचित मिलते हैं, और धैर्य और संयम से ये ताबड़तोड़ करते हैं, क्या बोलते हैं करते क्या है, इनसे हमको
अशांति। शिवराज सिंह जी काम अच्छा है सर उनका, गरीबों के लिए 1 रुपये किलो अनाज दे रहे हो, किसानों के लिए अभी बीमा राशि उन्होंने डाली, उसके बाद 0% सोसाइटी का ब्याज हमको दे रहे हो, कई योजना तो बहुत सारी सब शाम हो जाएगी शिवराज सिंह जी की योजना अगर गिनाएंगे तो। हाँ, और सभी जनहित में है। शिवराज सिंह अच्छा है सर, वो अच्छा काम करते हैं सर। ये मतलब खेती बाड़ी में पैसे लेन भी अच्छी दे और किसानों के लिए भी अच्छा काम किया और नौकरियाँ भी अच्छा लिया है। और उनके अलावा हमारा पैसा था 59,000 रुपया था वहाँ बैंक में, तो मतलब 51 ही दिया हमारे माप, और मतलब पैसा हमारे वहाँ ब्याज का लगा 13,000 रुपया लगा हमारा, 13,500 रुपया। शिवराज सिंह जी को अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। यहाँ सोसाइटी हम चोर भैया मी माफ़ कर दिया ने, और मगर ना तो मुआवजा आयो न कई कौन सा बार दी चौपट कर दिया माने। शिवराज सिंह बढ़िया आदमी है, किसान हितैषी है, किसान की हर बात सुने, बाकी सही काम किसान को ऊँच करे। बाकी कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है। जाहिर है कि योजनाएं और कार्यक्रम तो उमा और गौर ने भी लागू किए थे, मगर उनके जरिए अपनी इमेज चमकाने का शिवराज जैसा हुनर उनके पास नहीं था। योजनाएं तो उसी सरकारी मशीनरी ने बनाई जो किसी भी मुख्यमंत्री या सरकार के दौरान मौजूद होती है। उन्हें लागू करने का काम भी इसी सिस्टम ने किया। योजनाओं के प्रचार का सरकार के हक में इस्तेमाल करने की कोशिशें 8 दिसंबर 2003 से लेकर 29 नवंबर 2005 तक भी चली ही होंगी, लेकिन शिवराज जैसी ख्याति किसी और को नसीब नहीं हुई। शिवराज के पास पॉपुलर होने के लिए भरपूर समय भी था और किस्मत से मिली इस मयाद का उन्होंने जमकर फायदा भी उठाया। इधर एक समानांतर प्रक्रिया भी चल रही थी। भाजपा संगठन ने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए शिद्दत से कोशिशें शुरू की। संगठन और सत्ता के बीच अभूतपूर्व किस्म का समन्वय स्थापित किया गया। इस बारे में यदि बात हो तो दिवंगत अनिल माधव दवे का जिक्र करना अनिवार्य हो जाता है। दवे कर्म और विचार दोनों से संघ की मूल भावनाओं से ओतप्रोत रहे। शिवराज की सरकार सहित पार्टी के राज्य संगठन को भी अपनी इन्हीं खूबियों से उन्होंने खूब ताकत प्रदान की। उनके शिवराज से इस दौरान खट्टे मीठे रिश्ते भी रहे, लेकिन शिवराज और दवे दोनों आरएसएस के रंग ढंग में ढले हुए थे, इसलिए दोनों के बीच तालमेल भी बना रहा। इधर इस दौरान 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बने नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी संगठन क्षमताओं के बूते पर वो तगड़ा नेटवर्क तैयार किया जिससे शिवराज की नीतियां और सफलताएं राज्य के कोने कोने तक सफलतापूर्वक लागू कर दी गई। तोमर वो अध्यक्ष रहे जिनके चलते शिवराज को संगठन को लेकर न कोई चिंता पालना पड़ी और न ही कोई चिंतन करना पड़ा। इन 2 चेहरों के बीच की सियासी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त रही कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा लगातार धमाकेदार सफलताएं हासिल करती चली गई। इस जोड़ी की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी रही कि तोमर ने कभी भी राज्य की सरकार को लेकर अपनी किसी किस्म की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन नहीं किया और न ही शिवराज ने संगठन के मामले में तोमर के कद को कभी कम होने दिया। राजनीति केंद्र की हो या राज्य की, भाजपा जब जब और जहां जहां सफल रही उसके संगठन की ताकत इसका बहुत बड़ा फैक्टर मानी गई। मध्य प्रदेश में भी उस समय भी यही गणित काम कर गया। बाद में जब तोमर केंद्रीय राजनीति में चले गए तो उनकी जगह लाए गए प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान या राकेश सिंह अपनी क्षमताओं के तहत शिवराज से तालमेल बिठाते रहे। इस दौरान शिवराज ने सरकार के साथ साथ संगठन पर भी फोकस किया और प्रभात झा, नंद कुमार सिंह चौहान और उनके बाद राकेश सिंह की संगठनात्मक क्षमताओं के बावजूद सरकार और संगठन के बीच संतुलन कायम रखने में सफल रहे। यदि कोई यह कहता है कि सन 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज का जादू ढल गया था तो यह सच की झूठी व्याख्या जैसा मामला ही कहलाएगा। 15 साल की लगातार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद यह था तो शिवराज फैक्टर ही जिसने 2018 में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत पाने से दूर कर दिया था। उस चुनाव के नतीजे नेक टू नेक की फितरत वाले ही आए। यदि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कमलनाथ को उधार का सिंदूर लेकर काम चलाना पड़ा तो यह जताता है कि भाजपा चुनाव हारी नहीं, बस वह पूरी ताकत से जीत नहीं सकी। शिवराज नाकाम नहीं हुए, लेकिन केवल इतना
कि उनकी सफलता का प्रतिशत कुछ कम हो गया, लेकिन भाग्य का करिश्मा देखें, बस 15 महीने बाद ही शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन एक सवाल तो उठता ही है, पिछले 1.5 दशक में बीजेपी में ऐसा ही क्यों हो रहा है कि सत्ता की चाबी हर बार शिवराज के ही हाथ लग रही है।